मित्रों नमस्कार। आज मैं इंडिगो जैसा एक हादसा हुआ है और वो भी पुतिन साहब के आने पर, ये एक प्रकार का दुर्घटना ही समझिए। और ये हमारे देश के लिए बहुत ही भयंकर अपमानजनक घटना है। इस घटना की विवेचना करने के पूर्व मैं आपको ले चलता हूँ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर। दूसरा युद्ध, द्वितीय युद्ध जिसको सेकंड वर्ल्ड वॉर कहते हैं, वो सन 1945 में समाप्त हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिराया। हिरोशिमा और नागासाकी के 2 शहर ध्वस्त हो गए। क्यों गिराया? क्योंकि जापानीज ने लगभग अंग्रेज़ों की इम्पीरियल आर्मी और साउथ ईस्ट एशिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था और अमेरिका को आधे घंटे की चेतावनी में पर्ल हार्बर पर हमला करके 600 जहाज नष्ट कर दिए। इस पर अमेरिका तो तिलमिला उठा और अमेरिका ने कन्वेंशनल जितने अस्त्र शस्त्र थे उनको तो अलग रखा और एटम बम हिरोशिमा पर और नागासाकी पर गिराया। अब पता नहीं, लड़ाई का ये नियम होता है कि आपको कम से कम आधे घंटे पहले अपने शत्रु को उसकी चेतावनी देना पड़ती है। जो कि मैंने टोरा टोरा जो एक फिल्म आई थी उसमें देखा था, उसमें सुना भी था कि जापानियों ने जब पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया तो उन्होंने आधे घंटे के लिए चेतावनी दे दी थी। अमेरिकन ने भी शायद चेतावनी दी होगी जापान को और जापान ने तुरंत ही अपने हथियार डाल दिए और सरेंडर कर दिया अमेरिका के सामने। अब जापान के लोगों को देखिए कि जो वहाँ का प्रधानमंत्री था, तो वहाँ का एक चलन है कि अगर आप अपने काम में असफल हो जाते हैं तो हाराखिरी कर लेते हैं। हाराखिरी का मतलब सुसाइड। वो भी एक प्रकार का, ये देखिए कि जैसे अपने यहाँ कोई पूजन पाठ करते हैं उसी तरह का एक उसने इंतज़ाम किया और हाराखिरी के लिए सब तैयारी करने लगा। इतने में पुलिस आई और उसको पकड़ के ले गई और उसको फांसी पर लटका दिया गया। ये जब मैंने सुना है या दुनिया ने भी सुना होगा, आश्चर्य की बात थी कि हारने के बाद सारी उत्तरदायी उस प्रधानमंत्री के ऊपर था और उसने माना और वो सुसाइड भी करने वाला था। लेकिन थोड़ा देर हो गई और पुलिस ने उसको पकड़ करके फांसी पर टांग दिया। अब दूसरी घटना सुनिए। अभी कुछ साल पहले जापान के 600 टोयोटा कारें इंडिया में आई। उन कारों में कुछ टेक्निकल डिफेक्ट था। जब ये बताया गया वहाँ की कंपनी को, तो उन्होंने 600 कारें पूरी की पूरी अपने खर्चे पर बुलाई जापान में और अपने ही खर्चे पर उन्हें वापस भिजवा दी थी। ये दूसरा उनका कैरेक्टर देखिए। और अभी फिलहाल एक समाचार पत्र में पढ़ने को मिला कि वहाँ की बुलेट
ट्रेन जो थी वो 3 मिनट लेट पहुंची प्लेटफार्म पर। तो जापानी अधिकारियों ने उसके ड्राइवर और गार्ड को एक्सप्लेनेशन पूछा और उनके खिलाफ रिमार्क पास किया। तो ये होता है किसी देश के चरित्र की बात है। और उस देश के चरित्र के बारे में प्रसिद्ध पत्रकार खुशवंत सिंह ने भी लिखा है कि जापानी लोगों के यहाँ तो ये प्रथा है कि अगर वो कोई क्राइम करते हैं तो उसको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। तो ये तो हुआ जापानी चरित्र। अब हम आते हैं इंडिगो हादसे के ऊपर। इस पर प्रसिद्ध इकोनॉमिस्ट विजय सरधाना ने जो पूरा विवरण प्रस्तुत किया है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा, उन्होंने जितने भी डायरेक्टर्स थे इंडिगो के, उनके सारे के सारे नाम गिनाए, और वो भी बड़े करोड़पति लोग, और उनसे कहा कि आप अपनी जिम्मेदारी महसूस कीजिए और इस्तीफा दीजिए। अभी तक समाचार पत्रों ने किसी ने नहीं छापा कि उन्होंने इस्तीफा दिया। ये हमारा कैरेक्टर है। अब मैं अगर माफ़ करना, जब कश्मीर में 26 लोगों को पाकिस्तानी आतंकियों ने या जिहादियों ने जब कत्ल किया, तो वहाँ के गवर्नर को इस्तीफा देना चाहिए था। जिस तरह की लाल बहादुर शास्त्री ने जब ट्रेन दुर्घटना हुई तो तुरंत इस्तीफा दे दिया। सिर्फ हिंदुस्तान में एक ही व्यक्ति का नाम लिया जा सकता है जो कैरेक्टर वाला था। आज हम देखते हैं कि कुछ भी हो जाए, कितना ही नुकसान हो जाए, मंत्री अपने पद से नहीं हटते हैं। अब हम आते हैं प्रसिद्ध पत्रकार प्रदीप से, जो कि आपके अखबार के संपादक हैं और बहुत अच्छा लिखते हैं और बड़ा तर्क संगत लिखते हैं। तो उन्होंने एक टर्म यूज़ किया इस घटना के ऊपर, इंडिगो घटना के ऊपर, कि ये तो ऐसी घटना जैसे कोई बनाना रिपब्लिक हो। अरे भाई, बनाना रिपब्लिक तो एक छोटा दक्षिण अफ्रीका के कंट्री होता है जो बनाना एक ही एक्सपोर्ट करता है। लेकिन हमारा देश तो इकोनॉमिकली अच्छा हो गया है। बस कमी क्या रह गई है? एक कैरेक्टर की, जो हम सब में नहीं है। हम केवल अपना मतलब साधते हैं, और जहाँ कहीं करप्शन हुआ तो उसके खिलाफ ज़रूर बोलेंगे, लेकिन हम अपना आत्मचिंतन नहीं करते कि भाई हम भी कितने करप्ट हैं। अब केजरीवाल का एग्जाम्पल ले लीजिए, जिसने अपने एक संस्था बनाई इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और खुद ही करप्शन में इतना डूबे कि सबको ले डूबे। तो अब आजकल प्रजातंत्र में जिसको जो चाहे बोलता है, और हमारी गवर्नमेंट जो कि कमज़ोर गवर्नमेंट है इस समय, और वो भी कुछ नहीं कर सकती। अब दूसरा करैक्टर मैं आपको बताता हूँ, हमारे सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट केवल राष्ट्रपति उससे सलाह मांग सकता है, लेकिन वो अपनी ओर से खुद सलाह नहीं दे सकता। राष्ट्रपति या हेड ऑफ द स्टेट को, ये कानून से ऊपर है। और संसद ने अगर कोई कानून बनाया है जुडिशरी के संबंध में, खिलाफ भी नहीं,
कि भाई जजों की नियुक्ति कैसी होना चाहिए, और जुडिशरी कमीशन बना दिया। राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, लेकिन जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने उसको निरस्त करवा दिया। ये तो एक अजीबोगरीब तरीका है, जो कि पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध है। जज से जब तक आप सलाह नहीं मांगेगा राष्ट्रपति, तब तक वो अपनी सलाह नहीं दे सकता, और जो उसने कमीशन बनाया है राष्ट्रपति ने, उस पर भी वो उंगली नहीं उठा सकता सुप्रीम कोर्ट। अब हाल देख लीजिए आप, वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड का तो कानून बनाया था ब्रिटिश क्राउन ने, और वो ट्रांसफ़र हो गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो वो कानून भी एक प्रकार का कमीशन है, और वक्फ बोर्ड के ऊपर जो संशोधन किया गया संसद के द्वारा, वो संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट किसी भी तरह से उसके ऊपर अपना विचार व्यक्त नहीं कर सकता, लेकिन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को आदेश दिया कि आप वक्फ बोर्ड से संबंधित जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर कोई एक्शन ना लें। इस पर मेरा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो कि स्टेट के हेड यानी गवर्नर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, उसको भी आप आदेश नहीं दे सकते। और अभी फ़िलहाल इलेक्शन कमीशन जो है, इस पर जो आधार कार्ड के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी सलाह दी है, तो कमीशन को सलाह मतलब राष्ट्रपति को सलाह। तो इस तरह हमारे यहाँ जो जिस तरह से हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी कोर्ट्स हैं, जो भी फैसले देते हैं, वो हेड ऑफ द स्टेट के खिलाफ नहीं दे सकते, और ना उसके कमीशन के खिलाफ दे सकते। जब तक सलाह नहीं लेता है राष्ट्रपति, तब तक आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उसके ऊपर कोई भी सलाह या टीका टिप्पणी नहीं कर सकता है। अब आते हैं हम पॉलिटिकल दलों के ऊपर। पॉलिटिकल दल जितने भी हैं, ये सब अपने स्वार्थ पर काम करते हैं, और ये भी क्या है, इनसे भी हमको मालूम पड़ता है, ये जो टीवी चैनलों में बहस होती है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि जो भी दल के पक्ष में बोलता है, वो व्यक्ति भी पूरी तरह से पेड होता है, और इस तरह से पूरी पब्लिक, हिंदुस्तान की पब्लिक गुमराह कर दी जाती है। और अभी आप फिलहाल देखिए कि तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के जज स्वामीनाथन के खिलाफ ही आ गए सुप्रीम कोर्ट में कि इन्होंने जातिगत भेदभाव किया है। तो इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं हमारे देश में, भले ही हम इसे बनाना रिपब्लिक ना कहें, लेकिन ये चरित्रहीनता है हमारे देश में कि हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं और दूसरी उंगली आपकी, 4 उंगली आपकी तरफ घूमती है। तो आज जब हम बड़े बड़े गीता की बात करते हैं कि हमने गीता में कृष्ण ने ये कहा, तो वो तो सही कहा, लेकिन उसका अनुपालन कौन करता है? उसका अनुपालन तो अंग्रेज़ों ने किया, डचों ने किया।
आपके जितने स्पेन वासियों ने किया, पुर्तगीजों ने किया, जिन्होंने सारी दुनिया को खोज बढ़ा। तो ये जो है हमारे यहाँ का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जब तक स्कूल कॉलेज में हम इस मॉरल की शिक्षा नहीं देते कि भाई आप जो वचन देते हैं, जो कर्म करते हैं, उस पर आप अमल कीजिए, आप समय पर पाबंद रहिए। और यही मेरी हिंदुस्तान और भारतवर्ष के जितने भी छात्र विद्यार्थी जहाँ भी पढ़ते हैं, उनको अगर अपना चरित्र निर्माण करना है तो वो समय का पालन करें, अपने वचन का पालन करें और हमेशा जो बात कही है उस पर डटे रहें। जैसे कि जापानी चरित्र है, और जापानी चरित्र ही हमको अपनाना पड़ेगा, तभी हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बन सकता है। अन्यथा ये जो हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, कभी नहीं बन सकते आप। तो धन्यवाद मित्रों। इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए और जहाँ से देख रहे हैं उसका नाम लिखिए, समय का नाम लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।